ये है वो 3 डिमोनिक केसेस जिन्हें देखकर मैं सच में डर गया था। अगर तुम्हें नहीं पता कि डिमोनिक केसेस क्या होते हैं, तो आसान शब्दों में इसमें एक ईवल स्पिरिट किसी इंसान की बॉडी पर कब्जा कर लेती है। इस कॉन्सेप्ट पर बहुत सारी हॉरर मूवीज बनी हैं और कई केस तुमने सुने भी होंगे, लेकिन इन 3 केस की डिटेल्स इतनी ज़्यादा चिलिंग हैं कि अगर तुम्हारा भूत प्रेतों पर विश्वास ना भी हो, फिर भी डर अपने आप आ जाता है। और ट्रस्ट मी, इनमें से एक केस इतना टेरिफाइंग था कि मैं सच में डर गया था। तो हाँ, एक छोटे से डिस्क्लेमर के साथ लेट्स बिगिन। आई नो, आप में से कई लोगों ने इस केस के बारे में सुना होगा। इस केस के अराउंड कई सारी वीडियोस इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। 2005 में इस केस के अराउंड एक मूवी भी रिलीज हुई थी, द एग्जॉर्सिज्म ऑफ एनालीज मिशेल। द रीजन ये केस इतना ज्यादा फेमस है वो ये है कि इस केस के अराउंड कई सारी वीडियोस हैं और एनालीज के एग्जॉर्सिज्म की वॉइस रिकॉर्डिंग्स आज भी इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, जो कि आज हम सुनने वाले हैं। ये है एनालीज मिशेल, बॉर्न 21 सितंबर 1952। एनालीज एक स्ट्रिक्ट कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करती थी। डेली चर्च जाया करती थी, प्रेयर्स एंड ऑल। बट 1968 में जब एनालीज 16 साल की होती है, तब उसके साथ जो होता है वो वर्ल्ड का सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग केस बन जाता है। 16 साल की एज में एनालीज को पहला सीजर अटैक आता है। आफ्टर दैट कुछ सालों में उसे कई सीजर अटैक्स आते हैं। 1970 में एनालीज को तीसरा सीजर अटैक आता है। आफ्टर दैट उसके पेरेंट्स उसे हॉस्पिटलाइज करते हैं। उसके बाद डॉक्टर्स उसकी ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। डॉक्टर वहाँ एक ड्रग का यूज़ करते हैं जिसका नाम है डाइलेंटिन। पर उस ड्रग के यूज़ से भी एनालीज की हालत कुछ इम्प्रूव नहीं हो रही थी। आफ्टर दैट एनालीज कंप्लेन करने लगती है कि उसे हर जगह डिमोनिक फेसेस दिख रहे हैं। 1973 तक एनालीज ये कहने लगती है कि उसे अब कानों में फुसफुसाने की आवाज़ें आने लगी हैं, जो कि उसे कह रही होती हैं, तेरी आत्मा नरक में सड़ेगी। अब चीज़ें कुछ ज़्यादा ही बिगड़ने लगी थी। अब एनालीज अपने पास क्रॉस को भी नहीं सहन कर पा रही थी। वो उसे देखते ही डर जाती थी। एक दिन एनालीज अपने फैमिली फ्रेंड के यहाँ जाती है, जो कि एक क्रिश्चियन गैदरिंग एक्सपर्ट थी। वो कहती है कि एनालीज डिमोनिक पोजीशन में है। वहाँ पर एनालीज वहाँ रखे क्रूसीफिक्स तक को पार नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वहाँ पर एक प्रीस्ट भी मौजूद थे, लेकिन वो कहते हैं कि एनालीज की मेडिकल ट्रीटमेंट जारी रखो। एग्जॉर्सिज्म करने के लिए उन्हें बिशप से परमिशन लेनी पड़ेगी और उन्हें परमिशन मिल नहीं रही थी। आफ्टर दैट अब एनालीज की हालत और भी खराब होने लगती है। वो ज़मीन पर पड़ा अपना ही पेशाब चाटने लगती है। वो दीवारों को भी काटने की ट्राई कर रही थी, जिससे उसके कई दांत टूट चुके थे और उसने इंसेक्ट्स को पकड़कर खाना भी स्टार्ट कर दिया था। आगे जाकर एनालीज ने गुस्से में गुर्राना स्टार्ट कर दिया। वो अब कंप्लेन करने लगती है कि उसे अब एक्चुअल डीमंस दिख रहे हैं और वो आसपास की चीजें मूव करते हैं। सितंबर 1975 में बिशप जोसेफ स्टैंगल एग्जॉर्सिज्म की परमिशन दे देते हैं। यहां से ही स्टोरी एक डेंजरस टर्न लेती है। 24 सितंबर 1975 एनालीज का एग्जॉर्सिज्म करने के लिए फादर अर्नोल्ड रेन्स और फादर अर्नस्ट आर्ट आते हैं, जो कि उस पर पहली बार एग्जॉर्सिज्म करते हैं। आगे जाके एनालीज के पेरेंट्स डॉक्टर्स की हेल्प लेना बंद कर देते हैं बिकॉज वो एनालीज की कोई हेल्प नहीं कर पा रहे थे। बट एग्जॉर्सिज्म का भी एनालीज पर कोई असर नहीं पड़ रहा था, क्योंकि एनालीज के ऊपर 60 से ज़्यादा बार एग्जॉर्सिज्म हो चुका था।
जो 1975 से 1976 तक हुआ, 10 महीनों के बीच में। उनमें से हर एक एग्जॉर्सिज्म हफ्ते में 1 या 2 बार होता था, टोटल 4 घंटे के लिए, जिनमें से एक एग्जॉर्सिज्म की रिकॉर्डिंग आज भी इंटरनेट पर अवेलेबल है, जो कि आज मैं तुम्हें सुनाने वाला हूँ। Ich hab verrechnet, so dass ich in dem Wald drin bin. Ich trag die Idiotsnase noch so lang, bis es lebt wird. Die saublöde Weib. Für uns geht's kein zurück. Die in alle Ewigkeit. फादर के अकॉर्डिंग एनालिस के अंदर कई डीमंस थे, जो कि वो इस रिकॉर्डिंग में उनके नाम बताती है। Der ich, der Judas, und der Nero, der Kain und der Hitler. 5 Stimme. Das ist der 6. Oh, den haben wir gelogen. इतने सारे एग्जॉर्सिज्म के बाद भी एनालिस को कोई फायदा नहीं हो रहा था। धीरे धीरे आगे जाके एनालिस ने खाना खाना ही बंद कर दिया। एनालिस कहती थी कि उसे बहुत ज्यादा भूख लगी है, पर उसके अंदर के डीमंस उसे खाना खाने नहीं दे रहे हैं। आफ्टर दैट 1 जुलाई 1976 में एनालिस की मौत हो जाती है अपने ही रूम में, और मरने की वजह मैल न्यूट्रिशन और डिहाइड्रेशन थी। जब एनालिस की डेथ हुई थी तब वो केवल 30 किलो की थी, जो कि पूरी हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में थी, क्योंकि उसने अपने सारे दांत तोड़ दिए थे और उसकी हड्डियां भी टूट चुकी थीं। आफ्टर दैट जब ये केस बाहर आया तब लोगों ने एनालिस के पेरेंट्स और प्रीस्ट्स को ब्लेम करना शुरू कर दिया एनालिस की डेथ के लिए। और फिर 30 मार्च 1978 में उनके ऊपर केस हुआ। डॉक्टर्स ये कहने लगे कि एनालिस पजेस्ड नहीं थी, बल्कि वो मेंटली इल थी। डॉक्टर्स के हिसाब से उसे एपिलेप्टिक साइकोसिस डिसऑर्डर हुआ था, जिसकी वजह से उसकी हालत खराब हो रही थी और उसे मेडिकल हेल्प की जरूरत थी। लेकिन एनालिस ने 5 सालों तक मेडिकल हेल्प ली थी, लेकिन उसे कोई मदद नहीं मिली। डॉक्टर्स ने उसे चेक भी किया था, उनके हिसाब से उसकी रिपोर्ट्स क्लियर थीं, बट स्टिल उसके साथ ऐसी अजीब चीजें हो रही थीं जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। कोर्ट में प्रीस्ट्स क्लेम करते हैं कि एनालिस के अंदर 7 डेविल्स थे और उनके नाम थे लूसिफर, जूदास इस्कैरियट, नीरो और हिटलर। और अगर बात करें इन डीमंस की, तो लूसिफर को हेल का सबसे पावरफुल डीमन माना जाता है। जूदास इस्कैरियट वही शख्स था जिसने जीसस क्राइस्ट को बेट्राई किया था। नीरो 54 एडी का एक क्रूअल रोमन एम्परर था जो अपनी क्रूअल्टी के लिए जाना जाता है। हिटलर, जो कि आप जानते ही हैं, हिस्ट्री का एक सबसे डेंजरस डिक्टेटर था। हाउएवर दोनों प्रीस्ट को 6 मंथ्स की जेल होती है विद फाइन, और एनालिस की फैमिली को कोई सजा नहीं दी जाती, क्योंकि उन्होंने पहले ही अपनी बेटी को खो दिया था। तुम्हें क्या लगता है, कौन सी साइड सच है? वो रियली पजेस्ड थी या फिर मेंटली इल? अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम किस पर बिलीव करते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड।